आज बैठक है। सीएम धामी की अध्यक्षता में यह मीटिंग होगी। कई अहम प्रस्तावों पर आज की बैठक के बाद माना जा रहा है कि मुहर लग सकती है। तो आज की बैठक काफी अहम। सीएम धामी की अध्यक्षता में देहरादून में कैबिनेट की मीटिंग होगी और माना जा रहा है कि इस मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लग सकती है। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग होनी है। कई अहम प्रस्तावों पर माना जा रहा है कि आज चर्चा करने के बाद मुहर लग सकती है। तो देहरादून में यह बैठक होगी और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा के बाद उन पर मुहर लग सकती है। सभी विभागों के मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो देहरादून सचिवालय में ये बैठक होनी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा सभी विभागों के मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे और इस बैठक में माना जा रहा है कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लग सकती है। तो देहरादून सचिवालय में यह बैठक होनी है। प्रदेश में तमाम सारे मुद्दों को लेकर और प्रदेश में आगे विकास की गति को और कैसे रफ्तार दी जाए, तमाम योजनाओं में जो सरकार की तरफ से पैसा लगाया गया है वो कितना खर्च हुआ है, सभी विभागों की तरफ से इसकी रिपोर्ट भी ली जाएगी और तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा भी की जाएगी। तमाम विषयों पर चर्चा भी की जाएगी और माना जा रहा है कि आज कई अहम प्रस्ताव भी पास हो सकते हैं। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में देहरादून से संवाददाता किशोर रावत हमारे साथ जुड़ गए। किशोर, आज की बैठक कितनी अहम, कौन कौन से प्रस्ताव आज पास हो सकते हैं? देखिए, कैबिनेट की बैठक तो मुख्यमंत्री आवास में होनी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। खासकर चमोली में जोशीमठ जो है वहां पर जो आपदा है वहां लोगों के राहत शिविर किस तरीके से बनने हैं, उनको राहत पैकेज किस तरीके से आधार पे देना है, तो उस पर भी प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। इसके साथ महत्वपूर्ण ये है कि नकल विरोधी जो अध्यादेश है उसको बजट सत्र में लाया जाएगा, उसको भी रखा जाएगा। इसके साथ कई विकास कार्यों में जो पैसा रुका हुआ है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पैसा रुके ना और तेजी से योजनाओं में पैसा है, उसके लिए भी प्रस्ताव लाया जा सकता है। और तमाम ऐसे फैसले हैं जिनको लेकर कैबिनेट में फैसला होगा। जी ठीक है किशोर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो कई अहम प्रस्तावों पर माना जा रहा है कि आज मुहर लग सकती है। जोशीमठ में जो विस्थापन को लेकर सरकार की तरफ से पैसा रिलीज किया गया है वो कितना खर्च हुआ है, साथ ही साथ क्या प्लान बना है लोगों के विस्थापन को लेकर, अधिकारियों की तरफ से किस तरह से लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, तमाम सारे विषयों को लेकर आज की बैठक में चर्चा की जाएगी। दूसरे अन्य विभागों की तरफ से भी रिपोर्ट पेश की जाएगी आज की कैबिनेट मीटिंग में और उसके बाद कई अहम प्रस्तावों को आज मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का बड़ा बयान। अधिकारियों की मनमानी के मुद्दे पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। आज कैबिनेट की बैठक में वो अधिकारियों की मनमानी का मुद्दा उठाएंगे। महाराज के निशाने पर आए एक बार फिर ब्यूरोक्रेट। दो विभागों के अधिकारियों को मर्ज किए जाने से महाराज नाराज हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर दो विभाग मर्ज किए गए जिसको लेकर सतपाल महाराज नाराज हैं और माना जा रहा है कि आज की कैबिनेट मीटिंग में वो इस मुद्दे को उठा सकते हैं मुख्यमंत्री के सामने। अब मैं ये कुछ नहीं कहना चाहूंगा इसमें। अब कल जब ये बात उठेगी कैबिनेट के अंदर ये बात आएगी तो उस पर विचार विमर्श होगा, सारी बात रखी जाएंगी। मुद्दों को उठाते हैं कि अधिकारियों और तब भी मैं तो अभी भी कह रहा हूं, पहले भी कहता रहा, आगे भी कहता रहूंगा कि मंत्री को अधिकार मिलना चाहिए सीआर लिखने का, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखने का बहुत आवश्यक है। और स्टेट्स में ये लिखी जाती है, हमारे राज्य में भी लिखी जानी चाहिए। यूपी के अंदर लिखी गई है, दिल्ली के अंदर लिखी जाती है, आपके हरियाणा में लिखी जाती है, तो यहां भी लिखी जानी चाहिए। 6 साल से आपकी सरकार है, अब तक ये डिसीजन आपकी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांगा है, सब राज्यों से मांगा, कहां का क्या होती है, वो पूरी सूचना उनके पास जाएगी, उसके बाद वो निर्णय लेंगे। केदारनाथ धाम का प्रकृति ने बर्फ से अद्भुत श्रृंगार किया है। केदारनाथ धाम में अभी भी 4 फीट तक बर्फ जमी है और धूप निकलने की वजह से पूरी केदार नगरी चांदी की तरह चमक रही है, जिसकी हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे। देखिए ये 3 तस्वीरें किस तरह से घरों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है तो वहीं पहाड़ भी बर्फबारी से ढके हुए हैं। धाम में चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है।
धीरे धीरे धाम का मौसम साफ हो रहा है और मार्च के पहले हफ्ते में मौसम साफ रहने के बाद धाम में चल रहे द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण कार्य शुरू हो जाएंगे, जबकि अप्रैल के आखिरी सप्ताह में केदारनाथ धाम के कपाट भी खुल सकते हैं, जिसकी घोषणा महाशिवरात्रि पर्व पर होनी है। केदारनाथ धाम की कपाट खुलने की तारीख महाशिवरात्रि पर्व पर शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से घोषित की जानी है। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे किस तरह से कई फीट तक बर्फबारी केदारपुरी में हुई है और उसके बाद मौसम साफ होने के बाद जब धूप खिली तो चांदी की तरह चमकती हुई बर्फ से ढकी हुई चोटियां नजर आ रही हैं। केदारधाम में इन दिनों बर्फ ही बर्फ देखी जा सकती है। वहां पिछले 2 दिनों से करीब 4 फीट बर्फबारी हुई है, जिसकी हर तरफ बर्फ चमक रही है। लग रहा है कि बाबा ने केदारपुरी का श्रृंगार कर दिया, लेकिन अब मौसम साफ है और माना जा रहा है कि कुछ दिनों में मौसम और साफ होगा और बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी। दो दिन तक भारी बर्फबारी के बाद अब केदारधाम में मौसम साफ हुआ है। आसमान नीला दिखाई दे रहा है, जिससे साधु संत और वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने राहत की सांस ली है। लेकिन भारी बर्फबारी से केदारधाम चांदी की तरह चमक रहा है। सफेद बर्फ पर सूरज की किरणें जब पड़ती हैं, तो उसकी चमक और खिल जाती है, जो चांदी को भी फेल करने लगती है। केदारधाम मंदिर के ऊपर भी भारी बर्फ पड़ी है। पूरे इलाके में करीब 4 फीट ऊंची बर्फ पड़ चुकी है। माना जा रहा है कि जैसे जैसे यहाँ मौसम और साफ होगा, बर्फ पिघलेगी। केदारधाम के आसपास जितने भी बिल्डिंगे हैं, सब पर भारी बर्फ गिरी हुई है। मार्च के पहले हफ्ते में मौसम साफ रहने के बाद धाम में चल रहा दूसरे चरण का पुनर्निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा और संभवतः अप्रैल महीने के आखिर तक केदारधाम के कपाट भी खुल सकते हैं, जिसकी घोषणा महाशिवरात्रि पर्व पर होनी है। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि महाशिवरात्रि पर्व पर शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में घोषित की जानी है। टीम न्यूज स्टेट। और देहरादून से बड़ी खबर है, सरकारी बैंक के अधिकारियों के साथ बैठक। सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। सीएम ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक के अधिकारियों के साथ बैठक की है। तो सीएम धामी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। और देहरादून से एक और बड़ी खबर, धरना प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर एफआईआर दर्ज। धारा 144 के उल्लंघन को लेकर यह एफआईआर दर्ज की गई है। 50 छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कचहरी परिसर में ये छात्र धरना दे रहे थे। धारा 144 के उल्लंघन को लेकर इन पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो 50 छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो देहरादून से बड़ी खबर है, धरना प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। राजधानी देहरादून के शहीद स्मारक में धरना प्रदर्शन करने वाले बेरोजगार युवाओं पर प्रशासन का एक्शन शुरू हो गया है। धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में पुलिस ने धरना प्रदर्शन करने वाले बेरोजगारों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इस बीच पुलिस प्रशासन की तरफ से सभी युवाओं से शांति व्यवस्था बनाए रखने और धरना प्रदर्शन से दूर रहने की अपील भी की गई। कचहरी में जैसा मैंने आपको कल बताया कि इसमें मैक्सिमम जो बच्चे आंदोलनरत हैं उसमें 80% बच्चे यहाँ से निकल गए हैं। 20% बच्चे लगभग रहे हैं और ये एक खास ग्रुप के बच्चे हैं। इनको भी हमने विभिन्न स्तरों पर स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन और अलग अलग संगठनों ने इनको बहुत समझाया बुझाया, लेकिन ये नहीं मान रहे हैं। धारा 140 का स्पष्ट उल्लंघन पाए जाने के कारण इनके विरुद्ध जो है सुसंगत धारा 188 आईपीसी के तहत मामला पंजीकृत किया गया है। अभी भी कचहरी परिसर में जहाँ पर बैठे हुए हैं उस परिसर में धारा 140 लागू है। मेरे सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया करके इसका उल्लंघन न करें। जो उल्लंघन करेगा उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। देहरादून से बड़ी खबर है, बॉबी पवार को आज भी नहीं मिली जमानत। अन्य प्रदर्शनकारियों को भी जमानत नहीं मिली। वकीलों ने सबूतों को पेश करने के लिए
समय मांगा है। कोर्ट ने 1 दिन का वादी पक्ष को समय दिया है। कल मामले में फिर सुनवाई होगी। तो 9 फरवरी को प्रदर्शन में गिरफ्तारी हुई थी। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं बॉबी पवार, जिनको जमानत नहीं मिली है। देहरादून से बड़ी खबर, एसीएस राधा रतूड़ी का बड़ा बयान सामने आया। नौजवानों और बेरोजगारों के साथ सरकार ने छात्राओं की अधिकतर मांगे मान ली हैं। यूके SSSC, यूके PSC जांच को लेकर बड़ा बयान सामने आया। हाईकोर्ट के जज की निगरानी में जांच के लिए सरकार तैयार हो गई है। तो देहरादून से बड़ी खबर, एसीएस राधा रतूड़ी का बड़ा बयान। नौजवानों बेरोजगारों के साथ सरकार ने छात्रों की सभी मांगे मान ली हैं। सरकार ने जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनकी भी, अभ्यर्थियों की या छात्र जो भी आंदोलन कर रहे हैं, जो मांगे उन्होंने सीएम साहब के समक्ष रखी हैं या हम लोगों के समक्ष कई बार वार्ता के कई दौर हुए हैं, और उन सभी मांगों को मानकर उनके हितों के साथ सरकार खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार छात्रों के हितों के लिए हमेशा आगे बढ़कर बातचीत करने के लिए और समाधान निकालने के लिए तत्पर है। नियंत्रक को हटा दिया जाए, यूके PSC से परीक्षा नियंत्रक को तत्काल हटा दिया है, उनकी जगह दूसरे अधिकारी की तैनाती कर दी गई है। वर्तमान में 2 इंक्वायरीज चल रही हैं। एक यूके SSSC में जो अनियमितताएं पाई गई थी उसके लिए STF इंक्वायरी कर रहा है। यूके PSC में जो अनियमितताएं उजागर हुई थी उनके लिए SIT बनी है, SSP हरिद्वार की अध्यक्षता में, वहां पे वो SIT जांच कर रही है। तो ये भी मांग एक आई थी कि ये जो SIT और STF जांच कर रहे हैं, ये कोर्ट के किसी, हाई कोर्ट के किसी जज से इसका सुपरविजन कराया जाए। इसके लिए भी सरकार बिल्कुल तैयार है। अगर हाई कोर्ट के किसी माननीय जस्टिस के सुपरविजन में इंक्वायरी होती है तो सरकार उसके लिए सहमत है। और हरिद्वार के दौरे पर सीएम धामी शंकराचार्य राज राजेश्वर आश्रम में आशीर्वाद दिया है। कांवड़ यात्रा, विकास कार्यों को लेकर बैठक की है। छात्र आंदोलन पर सीएम धामी का बड़ा बयान भी सामने आया। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। कुछ लोग चाहते कि 5 साल में परीक्षाएं न हो। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने बड़ा बयान दिया। छात्र आंदोलन हमने नकल अध्यादेश लागू कर दिया है और जो छात्र चाहते थे सारी चीजें कर दी हैं। लगभग सारी चीजें, चूंकि अभी 1,03,000 छात्रों ने भाग लिया है और मैं समझता हूं कि आगे जो कैलेंडर हमने जो जारी किया हुआ, आयोग ने जारी किया है, सारे उस कैलेंडर के अनुरूप एग्जाम होंगे। अफवाहों पर और तमाम लोगों की जो मनगढ़ंत बातें हैं उस पर किसी को नहीं आना चाहिए। जोशीमठ आपदा पर अध्ययन कर रही जांच एजेंसियों ने एनडीएमए को अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप दी और इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार कोई बड़ा निर्णय ले सकती है, क्योंकि अभी तक आपदा प्रभावित परिवारों का विस्थापन पूरा नहीं हो पाया है और विस्थापन होने की रफ्तार भी धीमी है, जिसकी वजह से कई परिवार सरकारी भवनों और होटलों में रह रहे हैं, जिसकी वजह से कई लोगों को कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। फिलहाल सचिव आपदा प्रबंधन का कहना है कि जल्द ही लोगों का विस्थापन किया जाएगा। नहीं, देखिए, विस्थापन जैसे हम लोग जितना जल्दी किया जा सकता है, चाहे जगह चिन्हित करने का है, चाहे पुनर्वास नीति लाने का है, तो वो कर रहे हैं और जैसे ही रिपोर्ट आएगी सबको उसमें व्यवस्था की जाएगी। जहां तक देर होने की बात है तो मेरे ख्याल से जितनी लाइटनिंग मोड पे जितना शीघ्र तरीके से कार्रवाई की गई है रिलीफ के लिए, ये भी इसको भी क्रेडिट देना पड़ेगा कि प्रशासन ने काफी जल्दी से सबको हटाया है और उसको रिलीफ कैंप में रखे गए हैं और किसी कोई समस्या नहीं आ रही है। ट्रांजिट शेल्टर बनाने की बात है तो थोड़ा तो समय लगता है। हम लोग जितना जल्दी चाह रहे थे उतना जल्दी होना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग शीघ्र से शीघ्र ट्रांजिट शेल्टर बनाने की कार्रवाई कर रहे हैं। हरिद्वार में गैंगस्टर सुनील जाठी के नाम पर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रविकांत मलिक और उसके भाई से रंगदारी की मांग की गई है। रंगदारी मांगने वाले ने खुद को सुनील जाठी बताते हुए न केवल पैसों की मांग की बल्कि
पैसे न देने पर सिडगुल स्थित एक बड़े भूखंड पर कब्जा करने की भी धमकी दी है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और बता दी कि कुछ दिन पहले ही बदमाश सुनील राठी को दिल्ली से हरिद्वार शिफ्ट किया गया है। भारत और नेपाल कॉरिडोर 4 लेन सड़क बनाई जाएगी। 4.5 किलोमीटर की सड़क पर 100 करोड़ की लागत से यह सड़क बनाई जाएगी। उत्तराखंड की बनबसा से नेपाल के लिए यह सड़क बनाई जाएगी और प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने कहा है कि सड़क बनाने को लेकर स्वीकृति मिल चुकी है। 1 महीने के अंदर इस सड़क को बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। सड़क बनने से उत्तराखंड और नेपाल के बीच में आसानी से आवागमन और हो सकेगा। सबसे बड़ी बात, जो व्यापार की है उसको भी फायदा मिलेगा। कंट्री के लिए नेपाल का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और इसी को देखते हुए मॉर्थ ने एक लगभग 4 से 4.5 किलोमीटर की बनबसा के पास 4 लेन एक सड़क सैंक्शन की है और इसका सारा फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफर और वृक्षों का पातन आदि की कार्रवाई सुनिश्चित कर ली गई है। लगभग ये 4.5 किलोमीटर है, लगभग 100 करोड़ की सड़क है। सारा कुछ स्वीकृत हो गया जिससे कि भारत और नेपाल के बीच में खास करके जो परिवहन की बात है, और एक तरह से मैं तो इसको मानता हूं कि ये एक इकोनॉमी के लिए एक कॉरिडोर का काम करेगा। और श्रीनगर से विधायक और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने 3.5 करोड़ की लागत से अलकनंदा नदी के किनारे बने एक स्नान घाट का उद्घाटन किया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ जनसभा का आयोजन भी किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि श्रीनगर के लोगों को स्नान घर को लेकर काफी लंबे समय से मांग की जा रही थी, जो आज पूरी हुई है। अब यहां पर रोजाना भव्य रूप से गंगा आरती की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि ऐसा ही एक और घाट सिद्धपीठ मां धारी देवी मंदिर के पास भी बनाया जाएगा, जिसका लाभ धारी देवी पहुंचने वाले सैकड़ों श्रद्धालुओं को मिलेगा। और आज विधिवत आपने देखा होगा कि सैकड़ों लोग आज इस कार्यक्रम में आ रखे हैं और अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी डेली जो है गंगा आरती हो। और इसके बाद हमारा अब लक्ष्य है कि धारी देवी में मैं एक ऐसा ही स्नान घाट बना रहा हूँ और वहाँ पे भी डेली आरती करने का वो लक्ष्य हमने रखा है। गर्मी के महीने में पहाड़ के जंगलों में होने वाली आग की घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग अभी से तैयारियों में जुट गया है। 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो रहा है, जो 15 जून तक चलेगा और इस दौरान वन विभाग की तरफ से जंगलों में विशेष निगरानी चौकसी बरती जाएगी। इस बीच प्रमुख सचिव वन आर.के. सुधांशु का कहना है कि इस बार पूरी तकनीकी और मैन पावर के साथ वन विभाग की टीम आग की घटनाओं को रोकने के लिए तैयार है। अभी से हम लोग सचेत हैं। जिलाधिकारियों को स्पष्ट रूप से शासन के स्तर से निर्देश दिए गए हैं और मैं यहाँ यह भी बताना चाहूंगा कि इसमें केवल ऐसा नहीं कि वन विभाग के स्तर से, इसमें वन विभाग के स्तर से, जिलाधिकारियों के स्तर से माननीय वन मंत्री जी के स्तर से, और मैं तो यहाँ तक कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से भी इसकी लगातार समीक्षा की जाती रही है। और हाँ, निश्चित रूप से हम प्रभावित रहे हैं वनाग्नि से। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको किस तरह से मिनिमाइज कर सकें, हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। बागेश्वर में समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने वर्चुअली जिला योजनाओं की समीक्षा की और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जनहित में पूरी धनराशि खर्च करने का निर्देश दिया। साथ ही विकास कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करने के लिए कहा है। साथ ही जिले में जल्द नए पर्यटन स्थल बनाने की भी बात कही है। समीक्षा बैठक माननीय मंत्री जी ने दी है, चंदन रामदास जी ने, उसमें जिला योजना की प्रगति की समीक्षा की गई है। हमारे जिले की जो जिला योजना की प्रगति है वो काफी अच्छी है। उसमें कई विभागों ने 100% अपना अचीवमेंट किया है। कुछ विभागों ने जिनका कम प्रतिशत है उनको 3rd किस्त अभी मिली है। तो माननीय मंत्री जी ने जो हमारी भी जो मंशा है वो गुणवत्तापूर्ण कार्य हो हमारे, उसके लिए उन्होंने निर्देशित किया है। इसके चलते हम लोगों ने जिले में एक जिला टास्क फोर्स बनाई है, जिसमें सारे अधिकारी सम्मिलित किए गए हैं, जो फील्ड पर जाकर, मौके पर जाकर उसका निरीक्षण करेंगे। जो उन्होंने प्रसाद योजना है या अन्य मेडिकल की समस्याएं हैं जो, और हमारा जो जहाँ पर नया DH या क्रिटिकल केयर बनना है, और कुछ सड़कें हैं जिनका मुआवजा बनना है, कुछ सड़कें हैं जिनको फास्ट पेज में काम किया जाना है, तो उन सब के बारे में माननीय मंत्री जी ने निर्देशित भी किया है। उसमें कुछ वन के प्रकरण हैं या कुछ हमारा जो सचिव PWD से जो कुछ हमारे जिले के जैसे सर्किट हाउस की डिमांड है, उनको भी माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाया गया।
प्रदेश में राजस्व पुलिस व्यवस्था खत्म होने के बाद सभी जिलों में नए पुलिस थाने चौकी खोले जा रहे हैं। हल्द्वानी में कुमाऊं मंडल के राजस्व इलाके में 3 पुलिस थाना और 6 पुलिस चौकियों का आईजी डॉक्टर नीलेश आनंद ने शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने ही पुलिस पर जनता का विश्वास पैदा करना सबसे बड़ी चुनौती बताया। एक ये बहुत बड़ी पहल जो है उत्तराखंड राज्य में हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है कल पूरे राज्य में जो है राजस्व क्षेत्र में थाना चौकियों का जो है उद्घाटन किया गया है, जिसमें कि कुल 6 थाने पूरे राज्य में उद्घाटन हुए हैं और 20 चौकियों का कल शुभारंभ हुआ है राजस्व क्षेत्र में। तो एक नई व्यवस्था जो है जो माना जाए कि 100-200 साल पुरानी व्यवस्था से जो है राजस्व से जो है पुलिस से रेगुलर पुलिस में आए हैं। कुमाऊं मंडल में 3 थाने और 8 चौकियां जो है राजस्व क्षेत्र से रेगुलर पुलिस को आई है। तो इसमें जो 3 थाने हैं देगाड़, धौलछीना और खनसू, तो कल इसमें उद्घाटन हुए हैं। और इसमें अभी एक नया चैलेंज है कि यहाँ पर जो है जो लोग हैं, गांव है, इनको पुलिस पे विश्वसनीयता आए, एक अच्छी उनको बेहतर पुलिसिंग मिले, प्रोफेशनल पुलिसिंग मिले, जिनकी वहां के लोग अपेक्षा करते हैं। तो यहाँ पर एक अच्छी फोर्स हमने लगाई है। और उत्तराखंड में गाड़ियों के चालान करने में खाकी वर्दी बड़ी मुस्तैदी दिखाती है, लेकिन खाकी को अधिकार नहीं है कि वो वाहन चालकों के सभी दस्तावेज चेक कर सके। ये जानकारी एक आरटीआई के माध्यम से सिटी बस वाहन स्वामी एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय वर्धन ने किया है और कहा है कि उन्होंने आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी थी, जो कि सूचना उन्हें प्रशासन द्वारा लगभग 13 महीने बाद दी गई, जिसमें साफ लिखा है कि पुलिस को किसी भी गाड़ी की कागजात, इंश्योरेंस और आदि को चेक करने का अधिकार नहीं है। लेकिन पुलिस आज भी लगातार सड़कों पर वाहन स्वामियों के चालान कर गाड़ियों को सीज कर रही है, जिससे वाहन स्वामियों को भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ रहा है। नैनीताल हाईकोर्ट में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद प्रतिवादियों को 6 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि चयन प्रक्रिया वर्तमान याचिका के अगले आदेश के अधीन होगी। 4 जुलाई 2023 को मामले की अगली सुनवाई होगी। जो भी उत्तराखंड की महिलाएं हैं और जिनका यहाँ डोमिसाइल है, अधिवास है, उनको सरकारी नौकरियों में 30% रिजर्वेशन देने का एक विधेयक पास किया गया, एक्ट नंबर 1 ऑफ 2023। हमने जब ये गवर्नमेंट ऑर्डर था तब भी इसे चैलेंज किया था। ऑनरेबल कोर्ट ने दैट टाइम ये स्टे किया इसको, और जब अब भी मैटर सुप्रीम कोर्ट में है। मीनवाइल ये नया एक्ट आया है, आज हमने उसे भी ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने चैलेंज किया है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्टेट से उस पर जवाब मांगा। 1 नेशन 1 सिटीजनशिप 1 कंट्री, ये ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने अपने जजमेंट में कह रखा है। इस ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड का 2018 का जजमेंट है कि अगर डिस्ट्रिक्ट बेस्ड, डोमिसाइल बेस्ड, रीजन बेस्ड कोई भी रिजर्वेशन देना है तो आपको पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। स्टेट लेजिस्लेचर के पास ऐसा कोई भी जुरिडिक्शन नहीं है। उनको 6 हफ्ते का समय दिया गया है और जो भी ऑनगोइंग प्रक्रिया है, 2021 का पीसीएस एग्जाम जो चल रहा है, अगर इसमें जो भी प्रक्रिया अपनाई जाती है वो सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ द रिट पिटीशन रहेगी। गुलबर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित 5 दिवसीय खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का हाईलैंड ग्राउंड में रंगारंग कश्मीरी सांस्कृतिक आयोजन के साथ समापन हो गया है। वहीं राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों में प्रतिभाग करने गुलमर्ग गई उत्तराखंड राज्य की टीम ने हिमाचल, जम्मू कश्मीर, सेना, आईटीबीपी जैसी मजबूत संसाधनों और अनुभवी स्कीयरों से सजी एथलीटों की टीम को कड़ी टक्कर देते हुए गुलमर्ग के बर्फीले स्लोप पर उत्तराखंड के लिए 3 स्वर्ण, 3 रजत सहित 2 कांस्य पदक जीतकर उत्तराखंड का नाम विंटर स्पोर्ट्स में रोशन किया। और इसमें सबसे ज्यादा योगदान भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री 18 फरवरी को महाशिवरात्रि को लेकर प्रशासन अभी से अलर्ट पर है। भोलेनाथ के अभिषेक के लिए बड़ी संख्या में कांवड़ियां गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं, जिसको देखते हुए हरिद्वार प्रशासन की तरफ से विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। डीएम विनय शंकर पांडे ने कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया और अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। पूरे यात्रा मार्ग में खास चौकसी भी बरती जा रही है।
देखिए, शंकराचार्य चौक आपको पता है कि ये नेशनल हाईवे जो दिल्ली की तरफ से आता है उसका एंट्री पॉइंट है, ये हरिद्वार का। तो यहाँ पर मैंने भी निरीक्षण किया, यहाँ काफी स्थिति खराब है। तो HRDO को मैंने डायरेक्शन दे दिया है कि 1 महीने के अंदर यहाँ बड़ी खूबसूरत सी लैंडस्केपिंग देखने को मिलेगी, और ताकि हरिद्वार में एंटर करने वाले व्यक्ति को एहसास हो कि एक अच्छे शहर में आए हुए हैं वो। इसके अलावा इसमें आपको पता है कि कांवड़ का भी समय चल रहा है, और ये इसको हम मिनी कांवड़ का नाम दे सकते हैं। उसमें खासकर से नजीबाबा बिजनौर की तरफ से बड़ी संख्या में कांवड़िये आ रहे हैं। देखिए, कांवड़ के लिए जो श्यामपुर की तरफ से मैक्सिमम लोगों का आना होता है, तो वहाँ जो लाइट का थोड़ा सा इश्यूज थे, उसको हम लोगों ने 10 लाख रुपए सैंक्शन किए थे हेडल विभाग को। टेम्परेरी लाइट्स वहाँ लगवा दी गई हैं। पार्किंग पर जो आमतौर पर व्यवस्था होती है कि जिसके पास पार्किंग होती है वहाँ पर समुचित लाइट का, पीने के पानी की वो सुविधा रखी गई है। घाटों की साफ सफाई उच्च कोटि की हो। बाकी पुलिस का जो इशू होता है उसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना, क्राउड मैनेजमेंट करना, वो सारा काम चल रहा है। नैनीताल हाईकोर्ट में इको सेंसिटिव वन क्षेत्र में माइनिंग की अनुमति देने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सरकार से सभी मामले में जल्द निपटने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को यह आदेश भी दिया है कि नदी की ड्रेजिंग सरकारी एजेंसियों से ही कराई जाए, प्राइवेट से नहीं। राज्य सरकार ने नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो अपर स्ट्रीम है नंधौर रिवर की, उसमें रिवर ड्रेजिंग के नाम पे माइनिंग की परमिशन दे दी थी, जिसमें कि रिवर बेड मटेरियल एक प्राइवेट कंपनी को परमिट किया गया था कि वो वहां से RBM ले जाए और वहां ले जाके क्रश करके यूज करे। जबकि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इको सेंसिटिव एरिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी डायरेक्शन है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट की, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी हैं। आज इस मामले को फाइनली सुनते हुए इसका निस्तारण कर दिया और ये आदेश दिया है कि उस रिवर में, जो कि जंगल में पड़ती है नंधौर वाइल्ड लाइफ में, तो वहां पे रिवर ड्रेजिंग तो हो पाएगी फ्लड मैनेजमेंट के लिए, बाढ़ के पर्पज से, लेकिन जो मटेरियल निकाला जाएगा वो स्टेट की एजेंसीज के द्वारा निकाल के वहीं जंगल में ही रखना होगा। और अध्यक्ष उत्तराखंड अनुसूचित आयोग मुकेश कुमार ने विकास भवन सभागार में विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं और सभी योजनाओं में SCP का ध्यान रखा जाए। शासकीय और जो हमारे कोऑपरेटिव के उसमें वो है खंडूरी जी, उनको भी निर्देशित किया गया है कि वो भी जाए और उसको कैसे हम इसको आगे लेके जाएंगे। और जो तांबे का काम होता है ये अधिकांश अनुसूचित जाति के लोग ही करते हैं, इसको हम किस तरीके से इसकी मार्केटिंग अच्छी करें और इस काम को एक नए रोजगार के रूप में और इसकी हम एक नई पहचान बनाएं, उसके लिए हम काम करेंगे।